हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनिमल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। किसको हम डिस्कस कर रहे हैं? एनिमल बायोलॉजी को। साथ ही साथ इसी चैनल पे मैंने टिफर 23 जो कि दिसंबर में होने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर PYQ को हमने डिस्कस शुरू किया है, जिसका मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड जनरल पार्ट रिलीज कर दिया है इसी चैनल पे। तो आप जाइए और आप इसे भी देखिए, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप फेस करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और अगर आपको अपने बायोलॉजी के जड़ों को मजबूत करना है तो ये चैनल आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जो रेड कलर का जो बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। उसी के बगल में बेल बना हुआ है, घंटी को दबाइए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। अगर आपने मेरा 2 वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा लंबा ना खींचूं और इसके सारे कंसेप्ट को आपको मैं समझाऊं। कुछ चीजें मैं आपको इसमें एडिशन भी समझाऊंगा, आप उसे भी ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पूछा है, और दूसरा ये माइक्रो से पूछ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करके हमें कमेंट कीजिए, तो हम इसके ऊपर कुछ फटाफट वीडियोस भी बना देंगे, जिससे कि कुछ कंसेप्ट जो कि रिपीट हो रहे हैं एनिमल बायोलॉजी के पेपर में वो आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लाइक कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है लाइसिन। आप यहां पे देखिए क्या है, लाइसिन है। लाइसिन का पीके वैल्यू दे रखा है इन्होंने, पीके 10.5 है। इसी के साथ दे रखा द पीके ऑफ कार्बोक्सिलिक का 2 दे रखा, और पीके जो है पीकेबी मतलब बेसिक का अमाइनो का दे रखा है 9। अब यहां से एक चीज आप यहीं पे समझ लीजिए, वो क्या है कि अगर पीके वैल्यू मोर देन 7 है तो आप याद रखिए ये आपका बेसिक अमाइनो एसिड है। क्या हमारा बेसिक अमाइनो एसिड। अगर यहीं पे एक चीज हम आपसे पूछे कि बेसिक अमाइनो एसिड, एक और कोई बेसिक अमाइनो एसिड उसका नाम बताइए, तो वो है आपका आर्जिनिन। आर्जिनिन और लाइसिन के बारे में एक स्पेशल बात क्या है कि आर्जिनिन और लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है जो कि हिस्टोन प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन होती है, बेसिक अमाइनो एसिड की प्रोटीन होती है। तो ये आपके लिए क्या था, एडिशनल पॉइंट था। चलिए ये आपका एडिशनल पॉइंट आपको मिल गया, तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसी बात पे। अब यहाँ पे हम आते हैं, कुछ चीजें आपको और बताते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीके का। तो इस पीके का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का 50% जो है वो आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, और 50% जो है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, पीके का मतलब होता है। और जो पीआई होता है इसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब पीआई जो होता है वो पीएच होता है जिस पर नेट चार्ज 0 हो। नेट चार्ज 0 होने का क्या मतलब है कि पीआई की वैल्यू पे जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मॉलिक्यूल जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड में ना एनोड की तरफ जाएगी ना ही कैथोड की तरफ जाएगी। तो ये आपका पीआई मतलब है। अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है पीआई। अगर आपको पीआई बताना है और इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया है तो बहुत ही इजी आप इसको क्वेश्चन को ऐसे ही देख के आप सोल्व कर सकते हैं। जो आपको ग्रेटर देन 2 वैल्यू दिख रही है उन दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है यह अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब हम आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे इसी चैनल पे तो ये चीजें हम आपको वहां पे क्लियर करेंगे। आज हमारा मेन मोटो क्या है? आज हमारा मेन मोटो है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9.8। 9.75 होगा। 5 जो है यहाँ पे हमें 1 डेसिमल तक चाहिए तो हम 5 है इसलिए यहाँ पे 7 की जगह हम 8 कर देंगे। तो 9.8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको संतुष्टि नहीं, आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए कि अगर बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है, अगर बेसिक अमाइनो एसिड है और उसके लिए अगर आपको पीआई निकालना है तो आप पीआई की वैल्यू 1/2 पी के आर प्लस पी के बी, मतलब पी के आर और पी के बी के एवरेज को हम पीआई की वैल्यू बोलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड के केस में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं तो आप याद कीजिए, बट हम यही कहेंगे कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप इसे मत कीजिए, आप इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, आपका पेपर में सारे क्वेश्चन सही होगा। क्यों ऐसा होता है इसके पीछे का कंसेप्ट हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्यों बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैक कॉनकी अगार बॉर्थ। अब यहां पे देखिए क्या है, क्या है हमारा मैक कॉनकी अगार। दूसरा क्या है कि मैक कॉनकी अगार जो होता है यह एक सिलेक्टिव मीडिया है। सिलेक्टिव मीडिया का क्या मतलब होता है? सिलेक्टिव मीडिया का मतलब होता है कि दो स्पीसीज, दो ऑर्गेनिज्म को में से किसी एक को अगर सिलेक्ट करना है तो हम मैक कॉनकी अगार करते हैं। मैक कॉनकी अगार में हम किसको सिलेक्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सिलेक्शन के लिए हम मैक कॉनकी अगार यूज करते हैं। इसे हम अदर नेम से डिफरेंशिएटिंग अगार भी कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगार भी कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देना है कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो और ग्राम निगेटिव, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है यहां पे वो ग्रो करती है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करती है। क्यों ग्रो करती है? क्योंकि यह लैक्टोज को मेटाबोलाइज करती है। लैक्टोज को मेटाबोलाइज करती है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है ग्रो करती है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ इनहिबिट होता है। क्यों होता है इनहिबिट? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ इनहिबिट होता है। तो इसके ग्रोथ के इनहिबिशन के लिए मैक कॉनकी अगार मीडिया के जो कंपोनेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कंपोनेंट जो है वो है आपका क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट एंड बाइल साल्ट। बाइल साल्ट और क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जो कि मैक कॉनकी अगार मीडिया के कंपोनेंट है। तो अब यहां पे एक चीज और आ गया कि मैक कॉनकी अगार मीडिया के और कौन कौन से कंपोनेंट है। तो चलिए हम बाकी भी कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट।
दूसरा कंपोनेंट है बाइल साल्ट, तीसरा कंपोनेंट है लैक्टोज जो कि क्या है, सबस्ट्रेट के रूप में यूज हो रहा, और चौथा कंपोनेंट है न्यूट्रल पीएच। जो न्यूट्रल पीएच यहां पे यूज हो रहा, ये न्यूट्रल पीएच जो है वो पीएच इंडिकेटर की तरह हम यूज कर रहे हैं, पीएच इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, मैक कॉन्की अगार बॉर्थ इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ को कौन इनहिबिट कर रहा, बाइल साल्ट इनहिबिट कर रहा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका बाकी जो है 1 to 12 और 13 to 21 क्वेश्चंस के जो 2 वीडियोस है उसको भी आप देखिए, क्योंकि उससे भी आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है आपका रैबिट IgG वाज ट्रीटेड विद पेपाइन एंजाइम। The FAB and FC fragment obtained after the proteolytic digestion were immunized in the goat separately. The sera sample was collected after 48 days following immunization. Anti-sera were used to probing the H or the L chain. Which one of the following statement is correct? देखिए, इसको तो हम आपको अभी बता दें, इसका आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ नहीं जानते तब भी ये बता सकते हैं। जहां भी ओनली, ऑलवेज ये सब शब्द वहां पे बस ध्यान रखने की जरूरत है। ओनली वाले मैक्सिमम बायोलॉजी में नहीं होते हैं, एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी तीनों खत्म कहानी। लेकिन चलिए हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। अगर आप एक IgG एंटीबॉडी को बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। IgG एंटीबॉडी में आपका 2 लाइट और 2 हैवी चेन होता है, 2 लाइट और 2 हैवी चेन होता है। ये आपका लाइट चेन है, ये आपका लाइट चेन है। बाकी जो ऊपर मैंने बनाया ये आपका दोनों हैवी चेन है, ठीक है। अगर आप हैवी चेन की बात करेंगे तो हैवी चेन जो होता है वो आपका 50 किलो डाल्टन का होता है, ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और लाइट चेन जो होता है वो 25 किलो डाल्टन का होता है। बट 2 हैवी और 2 लाइट चेन होता है। 2 हैवी का मतलब 100 और 2 लाइट का मतलब 50। टोटल IgG का मॉलिक्यूलर वेट 150 डाल्टन का होता है। IIT जैम में ये कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IgG एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 150 किलो डाल्टन का, ठीक है। अगर हम इसको पेपाइन से डाइजेस्ट करते हैं तो कुछ यह इस तरह से डाइजेस्ट करता है, हिंज रीजन से नहीं, ऊपर से थोड़ा डाइजेस्ट करता है। और जब डाइजेस्ट करता है पेपाइन से, तो अगर हम यहाँ पे लिखे PAPAइन पेपाइन क्लीवेज करते हैं तो हमारे पास 5 फ्रेगमेंट मिलता है FAB। इसी के साथ एक और फ्रेगमेंट मिलता है जो कि हमारा FC है। तो ये हमारा एक फ्रेगमेंट है कि FC मिलता है। मतलब क्या है कि कितने मिल रहे हैं, 3 पिगमेंट मिल रहे हैं, वो भी सिमिलर साइज के, 2 5 फ्रेगमेंट और 1 FC फ्रेगमेंट। तीनों हमारे क्या होगा, सिमिलर साइज का होगा। ओके, तो अब अगर हम इसको जो है गोट में इम्यूनाइज करते हैं तो अगर आप यहां देखो तो ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, ये आपका लाइट चेन है, ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है, ठीक है। तो अगर आप इसे गोट में इम्यूनाइज करते हो तो अगर आप FAB इम्यूनाइज कर रहे हो, FAB अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, FAB को अगर आप दे रहे हो, तो FAB जहां भी जाएगा गोट का इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम किसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, H चेन और L चेन दोनों के प्रति बनाएगा। क्यों, क्योंकि फैब में दोनों थे। यहाँ पे क्या लिखा था, FB और SC को हमने अलग अलग इम्यूनाइज किया था, सेपरेटली इम्यूनाइज किया था। तो अगर हम FAB दे रहे हैं तो
तो FAB में दोनों चेन है हमारे पास। FAB में क्या है हमारे पास, L चेन भी है और H चेन भी है। तो एंटी L और एंटी H दोनों बनेगा। तो जब एंटी L एंटी H बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें उनमें दोनों मिलेगा, बोथ L और H चेन मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये क्वेश्चन को आप सिंपली बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे, ओनली वाले को हटा दीजिए। चलिए वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द रिसर्चर would like to estimate the level of cytokine। साइटोकाइंस का लेवल हमें रिसर्चर को बताना है इन द सेल कल्चर सुपरनिटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज। देखिए जब हम साइटोकाइन के लेवल को पता लगाते हैं तो इसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उन टेक्निक को हम अम्यूनो एसे बोलते हैं। अम्यूनो एसे बोलते हैं। तो अम्यूनो एसे में भी जो साइटोकाइन के लिए यूज करते हैं वो हमारा अलाइजा होता है। अलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सॉर्बेंट एसे। जब अलाइजा हम करते हैं तो अलाइजा में हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज होता है। प्राइमरी एंटीबॉडी जो होता है वो हमारा साइटोकाइन से बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये अगर साइटोकाइन है तो इस साइटोकाइन से एंटीबॉडी बाइंड होगा जो कि हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी है। इस प्राइमरी एंटीबॉडी से हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगा। इस प्राइमरी एंटीबॉडी से एक सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगा। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी से लगा हुआ एक हमारा क्या होगा, एंजाइम होगा। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी से हमारा एंजाइम होगा जो कि हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड या अल्कलाइन फॉस्फेटेज टाइप का एंजाइम होता है। यह एंजाइम जैसे ही ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब साइटोकाइन प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी जैसे ही आपस में बाइंड होता है, ये एंजाइम जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम जैसे ही एक्टिव होगा यह कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में बदल देगा। तो कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में बदल देगा। तो ये प्रिंसिपल होता है अलाइजा का, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सॉर्बेंट एसे। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। जितना इजी मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ये चैनल आपको गेट IIT एग्जाम, टिप फॉर अदर PhD एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ CSIR नेट के लिए भी वीडियो प्रोवाइड करेगा। जैसे ये सारे क्वेश्चन CSIR नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CSIR नेट में भी सेक्शन B में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप याद रखिएगा मेरा इस चैनल का मेन मोटो क्या है कि रूट को स्ट्रेंथ करना, आपके बायोलॉजी के रूट को स्ट्रेंथ करना। क्योंकि इंसानियत प्रो बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि बायोलॉजी के साथ क्रेजी, आप क्रेजी हो जाओ बायोलॉजी के लिए। क्रेजी कैसे हो जाओगे, आपको इस कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो। चलिए हम यहाँ पे इथियोलॉजी से थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। है नहीं इथियोलॉजी से, मैं बस ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि ये शब्द ही आपको आंसर बता देगा। जैसे लिखा हुआ है काउंटर। काउंटर का क्या मतलब होता है, अगर कोई इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर कोई इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के काउंटर कर चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। ठीक है। इम्यूनो, अगर अम्यूनो टर्म है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ न कुछ एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड बात होगी। तो मैंने कह दिया कि ये A एंटीजन है और ये B एंटीबॉडी होगा। तीसरा क्या यहाँ पे टर्म दे रखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट
पास करा के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा, और मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल मूव करेगा। तो अब यहाँ पे है क्या है कि मॉलिक्यूल हमारा क्या था, ए और बी था। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक तरफ मैंने निगेटिव दे दिया। यहां पे मैंने बैटरा यूज कर लिया, ठीक है। तो जब हमने यहां पे बैटरा यूज कर लिया, अब यहां पे देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसा हो रहा, ए इधर जा रहा और बी इधर से इधर आ रहा। काउंटर क्लॉक में ए क्या है, एंटीजन, बी क्या है, एंटीबॉडी। मूवमेंट क्या रहा, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी माइग्रेट अपोजिट टू ईच अदर इन केस ऑफ द काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा समझने की भी जरूरत है और थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये है कि इसमें कुछ यूनिट का दिक्कत है, ठीक है। तो यूनिट का दिक्कत है तो ये आपको थोड़ा, हम जब सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, बट थोड़ा यूनिट का इसमें दिक्कत है, ठीक है। दूसरा आपको एक इसमें एडिशनल क्या याद रखना है, वो रख समझिए। हमारे बॉडी में एक रिएक्शन होता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये जो होता है हमारा ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदल देता है, ठीक है। लेकिन इसी में जो पहला रिएक्शन है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। तो जो ये पहला रिएक्शन ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है, यह एक एंजाइम के द्वारा होता है जिसे हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं, और यही हेक्सोकाइनेज को हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये ग्लूकोकाइनेज जो होता है वह एटीपी से फास्फोरस को लेके ऐड करता है ग्लूकोज में। क्यों करता है, ये क्वेश्चन है, यहीं पे समझ लीजिए। जब भी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर है मेम्ब्रेन पे, बट अगर हम ग्लूकोज में फॉस्फेट को ऐड कर दे तो ग्लूकोज कंजुगेटेड विथ फॉस्फेट कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांसपोर्टर, ये भी समझिए। ग्लूकोज का इनर में निगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट जैसे भी किसी मॉलिक्यूल पे ऐड होता है, फॉस्फेट कुछ न कुछ अपना निगेटिव चार्ज उसे दे देता है, और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन हमें अगर कराना है तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को ट्रैप करना जरूरी है। तो ट्रैप करने के लिए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया जाता है। ये आपका क्या था, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज से पहले आपने को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पहला दे रखा कि के कैट, आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या दे रखा, के कैट दे रखा आपका 600 पर सेकेंड 600 पर सेकेंड। के कैट का देखिए, अब आपको यहाँ पे फार्मूला कुछ याद होना चाहिए। के कैट का फार्मूला होता है V मैक्स अपॉन ईटी। ईटी का मतलब होता है टोटल एंजाइम। आप इसी में अगर आगे देखोगे तो लिखा हुआ है टोटल एंजाइम। ईटी का भी दे रखा है, ईटी कितना दे रखा, 20 नैनो मोल। इसी के बाद दे रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस जो है आपका दे रखा 40 नैनोमोल्स। आपका अगला है V नॉट, ये दे रखा 9.6 माइक्रोमोल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको Km की वैल्यू बतानी है। अगर आपको Km की वैल्यू कोई भी पूछे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, V इक्वल टू V मैक्स S
अपॉन के एम प्लस एस, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। यहाँ के लिए आपको क्या चाहिए, वी मैक्स चाहिए। वी मैक्स के लिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, के कैट इक्वल टू की वी मैक्स बाई ई टी। आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो जब आप वी मैक्स यहाँ से निकालेंगे तो आपका आएगा के कैट इंटू ई टी। के कैट आपका कितना है, के कैट की वैल्यू 600 है और ई टी की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला देखा है, वो है 20 नैनोमोल, नैनोमोल्स। तो आप इसको अगर करेंगे सोल्व करता क्या आएगा, 6 2 जा 12 नैनोमोल्स, नैनोमोल्स। ठीक है, वी मैक्स की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, v इक्वल टू वी मैक्स, तो वी मैक्स आ गया आपका 1200। नैनो है तो नैनो को आप बदल दीजिए इसमें, s अपॉन के एम की वैल्यू आपको निकालनी ही है और प्लस s। अब v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू आपकी दे रखी है 6.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। यहाँ पे लिख लिया आपके 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। s की वैल्यू कितनी है आपकी 40 नैनो 10 टू पावर माइनस 9, ओके, बाई के एम प्लस एस। ठीक है, आप यह क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो आप नीचे क्या लिखोगे, के एम प्लस एस इक्वल टू 12 इंटू 40 इंटू 9 9 18 अपॉन 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। अब आप 48 1 2 3 1 2 3 और 4 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू 10 बाई 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। आप इसको डिवाइड करो, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आएगा ये 5 के आगे 1 2 3 5000 इंटू ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 टू पावर 6 और 1, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, अब इसको भी आप बदलो, इसको आप लिख लो 50 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 10 टू पावर 18। यहां से मैंने इस 2 को यहां पे बदल दिया, 100 में कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 50 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 50 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 18 इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 इक्वल टू 50 नैनो मोल। अब यहां पे हम लिख लेते हैं, देखो हमने क्या निकाला, के एम प्लस एस इक्वल टू 50 नैनोमोल। तो के एम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 50 नैनोमोल माइनस का एस, 50 नैनोमोल इंटू माइनस का एस मतलब 40 नैनोमोल। 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 नैनोमोल केएम। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे माइक्रोमोल की जगह नैनोमोल होना चाहिए था, बट उन्होंने माइक्रोमोल दिया था, बट करेक्ट आंसर उन्होंने सी ही दे रखा है। तो मे बी सम मिस्टेक, उन्होंने नैनोमोल की जगह माइक्रोमोल दे रखा है। ओके, तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट। यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन तो आपको याद ही होगा, ऐसा अज्यूम किया जा सकता है। चलिए हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। यहाँ पे वेव है, तो लाइट ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज जनरेटेड बाय, याद रखिएगा, मोनोक्रोमेटर। अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक आपका सोर्स होता है जो कि लाइट को इमिट करता है, दूसरा आपका ऑप्टिक्स होता है
ऑप्टिक्स होता है जो कि आपको लाइट को डिलीवर करता है, और तीसरा आपको क्या होता है, डिटेक्टर होता है जो कि आपको आपके लाइट को डिटेक्ट करता है। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए तो उसके लिए आप मोनोक्रोमेटर यूज करोगे। क्या करोगे आप, मोनोक्रोमेटर यूज करोगे। तो मे बी दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगला आपका है बायोमटेरियल प्लेस्ड इन द बॉडी आर एक्सपेक्टेड टू मिमिक द फंक्शन ऑफ। देखिए बायोमटेरियल को हमें बॉडी के अंदर रखना है, हमें किसी सेल के अंदर रखना नहीं है जो कि साइटोप्लाज्म को मिमिक कर सके, तो साइटोप्लाज्म तो हो नहीं सकता। हमें मेम्ब्रेन के अंदर भी नहीं रखना है जो कि प्रोटीन को मिमिक करा, ये भी नहीं हो सकता। ना कि हमें सेल ऑर्गेनेल्स की तरह रखना है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जब भी हम बायोमटेरियल को किसी बॉडी के अंदर उसमें डालते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वो बायोमटेरियल किसको मिमिक करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मिमिक करेगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेल। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेल की, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस बीच में जो हमने बनाया, इस बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इस बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। इधर की तरफ से H2 गैस जो है वो भेजा जाता है, यहां से निकलता है H2 गैस, ठीक है। और यहां से H2 गैस जो है इस इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह से यहां पे आपका H2 गैस H+ के रूप में यहां पे यहां से जाता है H+ के रूप में, ठीक है। इधर की तरफ से जो है वो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है। क्या आता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन जो नीचे की तरफ से है, यहां से आपका H2O बाहर निकलता है। तो वो H2O कैसे बाहर निकल रहा होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब आपको क्या बनाना है, आपको पहले रेड लेना होगा, ये आपका हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2, इसके साथ आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और ये बाहर निकलता है। जो ये पोर्शन है इसे हम कैथोड कहते हैं, इधर इसे हम एनोड कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि हाइड्रोजन सेल में कैथोड की तरफ कौन सा बबल कर रहा है, तो ऑक्सीजन कर रहा है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन बबल कर रहा है। तो और इसे पूरे को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेल। मे भी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की नंबर बताइए, हम उस क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट टाइम देंगे, उस क्वेश्चन को सेपरेट हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए।